नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं प्रतियोगिता दर्पण जो कि मार्च महीने का है और इसमें जनवरी मिड और फेब का न्यूज़ समाहित है। इसमें मैं लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास एमसीक्यू करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है जो आगामी परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण किया गया? तो इसमें 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और यह पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने 21 द्वीपों का नामकरण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने? तो मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने। यह पहली बार है कि मिस्र के किसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जबकि भारत में फतेह अल सीसी जो थे उनका यह तीसरा यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सुझाव पर 2023 को किस अनाज को यूएन द्वारा अनाजों का वर्ष घोषित किया गया? तो वह बाजरा का वर्ष को यूएन द्वारा अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है और भारत के इस प्रस्ताव को लगभग 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किंग्सवे अथवा राजपथ का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो कर्तव्य पथ नाम किया गया है। गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम देश की सांस्कृतिक एवं सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाली परेड राजपथ पहले पर होता था, अब उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और यह 4 माह पूर्व सितंबर 2022 में ही सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ जो किंग्स वे कहलाता था का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र की सेना की कितनी जवानों की टुकड़ी को परेड में शामिल हुई? तो वह 144 जवानों की एक टुकड़ी जो कि विदेशी दल के रूप में इसमें शामिल हुए। तो देख लेते हैं। 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी, ये आप ध्यान रखिएगा, फतेह अल सीसी है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिसकी सेना ने 144 जवानों की एक टुकड़ी भी विदेशी दल के रूप में परेड में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया जिसका नाम है, तो वो उसका नाम है प्रचंड। प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया, जिसको मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है और यह पूर्णतः इंडिजीनस है। इंडिजीनस को ही हम लोग स्वदेश निर्मित बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब क्या हो गया है? तो वह अमृत उद्यान उसका नाम हो गया है। राष्ट्र आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया है। 27 जनवरी 2023 को प्रातःकालीन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका नामकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महिलाओं की पहली प्रीमियर लीग यानी एमपीएल में कितने टीम भाग लेगी? तो इसमें 5 टीम भाग लेगी। तो इसका जो
बोली लगाया था और इसके जो मालिक हैं तो पहला है अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड है रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और चौथा है JSW JMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और पांचवा है कापरी ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके जो ऑनर हैं इन रूपों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महिलाओं की पहली प्रीमियर लीग MPL में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को सबसे महंगे रूप में चुना गया है। प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए ऑक्शन का आयोजन हुआ जिसमें 5 टीमों ने 87 खिलाड़ियों को खरीदा। ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ 30 विदेशी खिलाड़ियों को भी खरीदा गया। स्मृति मंधाना ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी रही। उन्हें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 3.40 करोड़ रुपया में खरीदा। तो RCB ने इसको खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरों में नल से जल की आपूर्ति उपलब्ध है? वह लगभग 57% है। 2019 में योजना की शुरुआत हुई थी। उस समय देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ यानी 16.72% परिवारों के पास नल का जल उपलब्ध था। जीवन बदलने वाले इस मिशन के तहत जनवरी 2023 तक 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति है। जल शक्ति मंत्रालय जो इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में है कि 25 जनवरी 2023 की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस तिथि तक 56.84% यानी लगभग 57% के आसपास से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरों में नल से जल आपूर्ति उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 12 और चीतों को देश में लाने हेतु समझौता किया है? तो वह दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। देश से पूरी तरह विलुप्त हो चुके चीतों के पुनर्वास के लिए अफ्रीकी देशों में से चीते लाकर भारत में वनों में इन्हें बसाने की भारत सरकार की योजना है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार से समझौता किया है। इससे पहले नामीबिया से लाया गया था और इसे कोनो नेशनल पार्क जो कि MP में है में रखा गया है और इन 12 चीता को भी इसी कोनो नेशनल पार्क जो कि MP में है उसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्व के किन 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए? तो वह मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में संपन्न हुए। इसके जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो इसमें रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो देख लेते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है। वहीं मेघालय में NPP के साथ BJP का गठबंधन कर सरकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है? तो वह RRR मूवी को दिया गया है। RRR SS राजमौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR के नाटू नाटू गानों को MM कीरावानी ने कंपोज किया था और चंद्रबोस ने इसके लिरिक्स लिखे थे। 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2023 को वर्चुअल तरीके से कहाँ संपन्न हुआ? तो वह भारत में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत द्वारा एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा एक नए प्रोजेक्ट आरोग्य मंत्री की भी घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में जोशीमठ चर्चा में रहा वह उत्तराखंड के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वह चमौली जिले के अंतर्गत आता है। हाल ही में चमौली के जोशीमठ में
जो पहाड़ों पर घर बना हुआ था उसमें दरार आ गए थे, जिसके बाद 80% घरों को वहाँ से शिफ्ट किया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक नगर है, जहाँ हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। जाड़े के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है। ये जो सिचुएशन हुआ था, तो इसमें ताज़ा रिपोर्ट को देखते हुए अब 47 वर्ष पुरानी एक रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित हो रही है, जिसमें 47 वर्ष पूर्व ही मिश्रा आयोग ने एक रिपोर्ट दिया था कि इस तरह के खतरे के बारे में चेताया था, किंतु इस रिपोर्ट की उपेक्षा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा समेत शिखर जी का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन समुदाय के पवित्र स्थल श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने की 3 वर्ष पुरानी अधिसूचना को केंद्र सरकार ने 5 जनवरी 2023 को वापस ले लिया। इससे झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित यह स्थल पूर्वत तीर्थ स्थल ही बना रहेगा। जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, जिसके बाद से जैन मुनियों द्वारा आमरण अनशन किया गया, जिसमें 2 जैन मुनि की मौत भी हो गई थी। उसके बाद से यह सरकार को वापस लेना पड़ा और पूर्ववत की तरह यह तीर्थस्थल के रूप में अब बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूपी के किस जिले में मेक इन इंडिया के अंतर्गत AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू किया गया है? तो वह अमेठी में शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में अब AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तथा रूस की कला सनिकोव कंसाइन व रोसो बोरोन एक्सपोर्ट का संयुक्त उपक्रम है, में यह उत्पादन किया जा रहा है। राइफलों की पहली खेप मार्च 2023 में सेना को सौंपने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कलवरी श्रेणी के 5 पनडुब्बी को नौसेना में 5वें पनडुब्बी को नौसेना के रूप में शामिल किया गया, जिसका नाम क्या है? तो 5वें पनडुब्बी का नाम है वगीर। इस श्रेणी इसमें मैं बता दूं, इसमें प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी को शामिल किया जाना है, जिसमें पहला है कलवरी, दूसरा है खांडेरी INS खांडेरी, तीसरा है INS करंज, चौथा है INS बेला, पांचवा है INS वागीर और छठा है INS वाक्सीर। तो इसमें INS कलवरी को 2015 में नौसेना में शामिल किया गया, खांडेरी को 17 में, करंज को 18 में, वेला को 19 में, वागीर को 2020 में और वाक्सीर को 2023 में जलावतरण तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें नौसेना में शामिल किया जाएगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर माइकल देवव्रत को किया गया है। डॉक्टर माइकल देवव्रत भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति सरकार ने 2023 में प्रदान की है। उन्हें 3 वर्षों के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 1 वर्ष के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति से अब यह 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के 4 पद हैं। बैंक में कार्यरत 3 अन्य डिप्टी गवर्नर, पहले हैं M राजेश्वर राव, दूसरे हैं महेश कुमार जैन, तीसरे हैं T रविशंकर और चौथे हैं डॉक्टर माइकल देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे वायुसेना के
नया उप प्रमुख बनाया गया है? तो AP सिंह को बनाया गया है। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह ने वायुसेना के नए उप प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह लिया है, जो सेवा मुक्त हो गए हैं। एयर मार्शल AP सिंह वर्तमान में प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में सेवारत हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 में घोषित किया था। ऐसा पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को देश भर में मनाया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के लिए कितने बच्चों को चुना गया है? तो इसमें 11 बच्चों को चुना गया है, जिसमें 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। पुरस्कार के तहत पदक व प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 1-1 लाख रुपये की इन्हें राशि दी जाएगी। इसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ICC के 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो T20 पुरस्कार दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। इसमें और भी लिस्ट है, उसको देख लेते हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को बाबर आजम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर बाबर आजम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स को दिया गया है। और T20 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। जबकि उदयमान खिलाड़ी के रूप में मार्को जैनसन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस महिला को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है? तो बॉनी गैब्रियल को चुना गया है। वर्ष 2022 की 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता खिताब अमेरिका की 28 वर्षीय बॉनी गैब्रियल ने जीता। यह 9वां अवसर है जब मिस यूनिवर्स का खिताब किसी अमेरिकी सुंदरी ने जीता है। पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स भारत की हरनाज संधू थी ने नई मिस यूनिवर्स चुनी गई बॉनी गैब्रियल को इसका ताज पहनाया। इससे पहले भारत की हरनाज संधू 2021 में मिस यूनिवर्स चुना गया था। उससे पूर्व 2 अन्य भारतीय सुंदरियों को यह प्रदान किया गया है, जिनमें सुष्मिता सेन को 1994 में और लारा दत्ता को 2000 में मिस यूनिवर्स के लिए चुना गया था। हाल ही में जाकिर हुसैन और श्री मुलायम सिंह यादव को किस पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है? तो उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के लिए के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 106 पद्म अलंकारों का घोषणा 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया। इनमें 6 पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। उत्तर पूर्व के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो नागालैंड में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर को नागालैंड सरकार के तत्वावधान में होता है। यह आयोजन नागालैंड के स्थापना दिवस, जो कि 1 दिसंबर 1963 को स्थापित हुई थी, पर वर्ष 2000 से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को एक दूसरे के निकट लाना तथा देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से परिचित करना था। इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी, जो कि एक पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नगाओं के लिए सर्वाधिक पूजनीय व प्रशंसित पक्षी है। हाल ही में किस महिला को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है? तनाव नहीं हुआ, तैनात किया गया है। तो वह कैप्टन शिवा चौहान को तैनात किया गया है। भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सेपर्स की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। इस पोस्ट पर तैनात होने वाली वो पहली महिला है।
इसके लिए कैप्टन शिवा चौहान की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की नारी शक्ति को दर्शाते हुए हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने 2006 में किया था। 223 का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में संपन्न हुआ। हाल ही में इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो वह नागपुर में संपन्न हुआ। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक अधिवेशन 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर में संपन्न हुआ। इस वर्ष इस अधिवेशन की थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेला फितुर 223 जनवरी में कहाँ संपन्न हुआ? तो वह मैड्रिड में संपन्न हुआ। मैड्रिड में 18 से 22 जनवरी तक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फितुर का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं। 50,000 वर्षों में पहली बार पृथ्वी के निकट है ये पृथ्वी के निकट आ रहा है। इसे 2023 में देखा गया था। तो कौन सा धूमकेतु के बारे में एक्चुअली ये पूछा जा रहा है। तो C/22 E3 ZTF इसको देखा गया था। मार्च में 2022 में खोजा गया था जब वह बृहस्पति के ऑर्बिट में था। 12 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट, संभवतः 2 फरवरी को पृथ्वी के सबसे निकट ये होगा। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को यह प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लगभग 20 वर्षों के विदेश प्रवास के पश्चात महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी को स्वदेश लौटे थे। इस उपलक्ष्य में 2003 से ही प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वरुण 21 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है। ये भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 21वां संस्करण वरुण 16 से 20 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर संपन्न हुआ। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष 1993 से ही शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया है। दोनों देशों के युद्धपोतों व नौकाओं ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। 5 दिन के इस संयुक्त अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की इकाइयों ने समुद्र में अपने युद्ध विरोधी कौशल को और निखारने का प्रयास किया। भारत को सदस्यता संयुक्त राष्ट्र की कोकिस संस्था के अस्थायी सदस्य के रूप में 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गई। तो वह यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता समाप्त हो गई है। भारत की सुरक्षा परिषद की तो 2021-22 की 2 वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुई। इसके साथ ही अब 2028-29 के लिए पुनः अपनी दावेदारी भारत ने दिसंबर 2022 में घोषित कर दी। भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद की द्विवार्षिक सदस्यता के लिए चुना जा चुका है। जापान सर्वाधिक 12 बार सुरक्षा परिषद की 2 वर्षीय अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की को किस महिला प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की किस महिला प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री पद त्याग दिया और आगामी चुनाव में भाग न लेने का घोषणा किया? तो जेसिंडा आर्डर्न थे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने जनवरी 2023 में अचानक ही पद छोड़ने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। 42 वर्ष
कि जेसिंडा ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला था। एक और इसमें इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर दिया हूँ, बेनजीर भुट्टो के पश्चात प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मां बनने वाली यह दूसरी प्रधानमंत्री थी। भारत के किस पड़ोसी देश का एक यात्री विमान 14 जनवरी 2023 को दुर्घटना हो गया था? तो वह नेपाल का एक विमान था। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय यति एयरलाइंस का एक विमान सेती नदी की खाई में गिर गया। फ्लाइट में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई। पोखरा में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों में 4 अमेरिकी नागरिक भी थे। भारत पाक बॉर्डर के पास जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना में ज्वाइंट युद्धाभ्यास किस नाम से जनवरी 2023 में किया गया? तो एक्सरसाइज साइक्लोन के नाम से किया गया था। आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 14 से 27 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ। यह सैन्याभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास था। इसके तहत रेगिस्तानी इलाकों में विशेष बलों के आपसी तालमेल, संचालन, पेशेवर कौशल को एक दूसरे से साझा किया गया। चीन में 22 जनवरी 2023 को चंद्र नववर्ष दिवस मनाया गया। इस वर्ष को किसके नाम पर रखा गया है? तो वह खरगोश के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ष का नाम चीन की राशि चक्र के 12 राशियों में से एक के नाम पर रखा जाता है। इस वर्ष को खरगोश के नाम पर रखा गया है। खरगोश को किस्मत, शांत और दोस्ताना माना जाता है। पिछले वर्ष के नाम का नाम चीता था और 2022 का नाम वर्ष होगा ड्रैगन का वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने किस क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक प्लाटून को जनवरी 2023 में तैनात किया? तो वह सूडान के अवेई क्षेत्र में तैनात किया है। सूडान के अवेई में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह यूएन मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। इससे पहले भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार पूरी तरह से महिलाओं की एक टुकड़ी को तैनात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की किस पुस्तक का प्रकाशन 10 जनवरी को हुआ? तो वह पुस्तक का नाम था स्पेयर। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किताब स्पेयर में अपने जीवन और शाही परिवार के बारे में बताया है। यह किताब बिक्री के मामले में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हाल ही में आयोजित मलेशियाई ओपन का पुरुष विजेता कौन है? तो मलेशिया का पुरुष विजेता है विक्टर एलेक्सेंसल। यह डेनमार्क के हैं। तो आप देख सकते हैं लिस्ट में पुरुष एकल विजेता होगा विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क के हैं, और महिला विजेता हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा, अकाने यामागुची जो कि जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोन 1 किन देशों के सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है? तो साइक्लोन 1 है मिस्र और भारत की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। भारतीय सेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 1 नाम का पहला संयुक्त अभ्यास राजस्थान में हुआ। 14 जनवरी को शुरू हुए अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आतंकवाद, टोही, छापे और अन्य विशेष अभियानों को अंजाम देने के दौरान रेगिस्तानी इलाकों में पेशेवर कौशल और विशेष बलों की अंतर क्षमता को साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का कहाँ संपन्न हुआ? वह संपन्न हुआ येलाहंका वायु स्टेशन जो कि बेंगलोर के पास है। देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का 14वां संस्करण बेंगलोर में येलाहंका वायुसेना स्टेशन में 13 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया। इस द्विवार्षिक एयर शो का पिछला संस्करण
2021 में हुआ था। कोरोना महामारी के कारण हाइब्रिड रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आयोजित इंडोनेशियाई मास्टर विश्व टेस्ट का पुरुष विजेता कौन है? तो इंडोनेशियाई मास्टर विश्व टेस्ट का पुरुष विजेता है जोनाथन क्रिस्टी। जोनाथन क्रिस्टी जो कि इंडोनेशिया के ही हैं। तो ये विजेता देख लेते हैं। इसमें पुरुष ये हो गए जोनाथन क्रिस्टी और महिला में हो गए आन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर जो कि है शतरंज से रिलेटेड है, तो ये थे आदित्य मित्तल। मुंबई के 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर दिसंबर 2022 में बने। ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले 77वें भारतीय हैं। इनमें से 2022 के दौरान यह खिताब पाने वाले यह 5वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। 2022 से पूर्व यह खिताब पाने वाले में 4 अन्य भारतीय हैं, जिनमें भरत सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु के हैं, राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के हैं, वेंकटेश प्रणव तमिलनाडु के हैं और प्रणव आनंद जो कि कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में संपन्न महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? तो वह इंडिया है। महिलाओं के पहले ही अंडर 19 आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब भारत ने पोर्ट चिपेस्टम जो कि दक्षिण अफ्रीका में है में फाइनल का आयोजन हुआ और इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ये देख सकते हैं कि ये टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तान सैफाली वर्मा थी और सर्वाधिक रन जो थी श्वेता सहरावत ने बनाया, और जबकि सर्वाधिक विकेट 12 विकेट ऑस्ट्रेलिया की मैगी क्लार्क ने लिया। महिलाओं के अंडर 19 T20 विश्व कप का आगामी आयोजन मलेशिया व थाईलैंड में होगा जो 2025 में होगा। हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल जो हैं वो 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज जनवरी 2023 में हो गए। 18 जनवरी को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में उन्होंने 208 रन की पारी खेला। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने में यह विश्व के 8वें बल्लेबाज जबकि भारत के 5वें बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाले वह सबसे युवा बल्लेबाज हैं। इससे पहले ईशान किशन ने भी दोहरा शतक लगाया था जो कि गया जिले से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन विश्व टेस्ट का खिताब पुरुष विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविक हैं। हाल ही में नोवाक जोकोविक ने ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन विश्व टेस्ट का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही जोकोविक ने राफेल नडाल के रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम खिताबों की बराबरी कर ली है। भारत के रोहन बोपन्ना व सानिया मिर्जा की जोड़ी मिश्रित युगल में फाइनल में पराजित हो गई थी। यह मेलबर्न में हुआ और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वह पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक्चुअली वर्ष में। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियाई, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा अमेरिकन होता है। हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई ओपन विश्व टेस्ट के महिला वर्ग के विजेता कौन बने? तो महिला वर्ग के विजेता जो बने हैं वह सवालेंका बने हैं, आरियाना सवालेंका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन विश्व टेस्ट खिताब के लिए महिलाओं के एकल खिताब के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की पिछले वर्ष की विंबलडन विजेता एलिना रबाकिना को फाइनल में बेलारूस की सवालेंका ने 4-3, 6-4, 6-4 से हराया। हाल ही में संपन्न पुरुषों के विश्व हॉकी विश्व टेस्ट का विजेता कौन बना? तो वह जर्मनी बना। पुरुषों की हॉकी के विश्व कप का आयोजन भारत की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ। इसका खिताब गत विजेता बेल्जियम को फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर जर्मनी ने जीता। भुवनेश्वर में
कलिंग स्टेडियम में हुआ फाइनल मुकाबला 3-3 से बराबरी पर रहने पर हार जीत का फैसला पेनाल्टी शूट आउट में हुआ। तीसरा स्थान नीदरलैंड का रहा। जर्मनी ने तीसरी बार पुरुषों की हॉकी विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संपन्न इंडिया ओपन बैडमिंटन विश्व 23 का पुरुष वर्ग विजेता कौन बना? तो पुरुष वर्ग विजेता इसमें बना इंडिया ओपन में कुनलावुत वितीतसेन। आप देख सकते हैं इसमें लिस्ट, पुरुष विजेता बना है कुनलावुत वितीतसेन जो कि थाईलैंड के हैं, और महिला विजेता जो हैं आन सेयांग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनएसओ के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के संबंध में विश्व 22-23 में जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है? तो इसमें 7% की वृद्धि अनुमानित की गई है। वित्तीय वर्ष विश्व 22-23 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा 5 जनवरी विश्व 23 को जारी किया गया। इस आकलन में स्थिर मूल्यों पर विश्व 22-23 में जीडीपी में वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पूर्व वर्ष विश्व 21-22 में जीडीपी में वृद्धि 8.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिसंबर विश्व 22 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार कितने थी? तो विदेशी मुद्रा भंडार जो थी 562.8 अरब डॉलर 562.8 अरब करोड़। देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में देश में आरक्षित मुद्रा भंडार यानी विदेशी मुद्रा कोष 562.8 अरब डॉलर थे। एक वर्ष पूर्व दिसंबर 2021 में के अंत में यह कोष 633.6 अरब डॉलर था। इस प्रकार एक वर्ष की अवधि में फॉरेक्स रिजर्व में 70.8 अरब डॉलर की गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज किसके बीच शुरू हुई? तो वह वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच शुरू हुई। देश में वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक एक क्रूज सेवा की शुरुआत 13 जनवरी 2023 से हुई। स्वदेशी गंगा विलास क्रूज के नाम से इनका नाम था, के जरिए संपन्न की जाने वाली विश्व की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाकर वाराणसी से 13 जनवरी को रवाना किया था। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की इस यात्रा के तहत 3200 किलोमीटर की दूरी 51 दिनों में संपन्न होगी। इस दौरान भारत व बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होते हुए 50 से भी अधिक पर्यटक स्थलों को यह क्रूज कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का निर्माण किसके बीच बनकर तैयार हो चुका है? तो वह मुंबई और नवी मुंबई के बीच बनकर तैयार हो गया है। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण कार्य लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार इस पुल के द्वारा मध्य मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में सिरले तक की यात्रा 2 से 3 घंटे के स्थान पर 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। यात्रियों के लिए यह पुल नवंबर 2023 तक खोले जाने की संभावना है। 6 लेन की इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इस पुल का निर्माण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोवा के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो वह मनोहर पर्रिकर जो कि पहले मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे ही रखा गया है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा में उत्तरी गोवा में जिले में मोपा क्षेत्र में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की गई है। इसका नामकरण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पे मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। इस हवाई अड्डे का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2016 को किया था। गोवा में एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से ही विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व 23 में संपूर्ण विश्व में होने वाली वृद्धि में चीन और भारत का योगदान कितना रहने की संभावना है? तो वह 50% का योगदान रहने की संभावना है। भारत व चीन के साथ विकसित देशों की वृद्धि दरों की
तुलना के संबंध में मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2023 में संपूर्ण विश्व में होने वाली वृद्धि में 50% योगदान भारत व चीन का होगा, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ मिलकर केवल 10% का ही योगदान करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व के 10 प्रमुख विकसित देशों में अमेरिका, यूके, यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस व इटली समेत 9 देशों में 2022 की तुलना में 2023 व 24 में वृद्धि दर में गिरावट आने की संभावना है। हाल ही में बृहद कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह कोटा में किया गया। किसानों को कृषि के संबंध में गहन जानकारियां उपलब्ध कराकर कृषि के विकास को नए आयाम प्रदान करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा में 24 से 25 जनवरी 2023 को हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रदर्शनी व प्रशिक्षण दोनों पहलू शामिल थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि कोटा से ही सांसद हैं, एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस महोत्सव में शामिल हुए। 2022 के किस महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पूरे वर्ष निम्नतम स्तर पर रहा? तो वह दिसंबर माह में रहा है। राष्ट्रीय जनसांख्यिकी कार्यालय ने 12 जनवरी 2023 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार संदर्भित माह दिसंबर 2022 में यह गिरावट 5.72 रही, जो विगत 12 महीनों में निम्नतम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक कितने उत्पादों के मूल्य के आधार पर तैयार किए जाने वाला सूचकांक है? तो वह 697 उत्पादों के मूल्य के आधार पर तैयार किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक वर्तमान में 697 उत्पादों के मूल्य के आधार पर तैयार किए जाने वाला सूचकांक है। इसका आधार वर्ष विश्व 2011-12 है। इससे प्राथमिक उत्पादों का भारांश 22.6%, फ्यूल एंड पावर का 13.2% तथा विनिर्मित उत्पादों का भारांश 64.2% है। थोक मूल्य सूचकांक के लिए चुने गए 697 उत्पादों में 117 उत्पाद प्राथमिक श्रेणी के हैं, जबकि 16 ईंधन व ऊर्जा वर्ग के हैं तथा 564 उत्पाद विनिर्मित उत्पादों के वर्ग के हैं। 7 जनवरी से जातिगत जनगणना किस राज्य में कराई जा रही है? तो बिहार में कराई जा रही है। 18 फरवरी 2019 को विधानसभा में, जबकि 27 फरवरी 2020 को विधान परिषद में जातीय जनगणना करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे राजद, जदयू समेत सभी दलों ने इसका समर्थन दिया था। हालांकि केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुकी है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान 85 है। विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार का स्थिति के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की गणना जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। 13 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किए जाने वाला इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच में रहता है। किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही अधिक होता है। भारत के लिए पिछले वर्ष विश्व 21 के लिए 40 यह सूचकांक 40 आंकलित था तथा 180 देशों में 85वां स्थान प्राप्त हुआ। ताज़ा रिपोर्ट 2023 में भी भारत का सूचकांक 40 है और इसके साथ 180 देशों में भारत का स्थान 85वां बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? तो वह इंदौर में संपन्न हुआ। इससे रिलेटेड मैं कुछ और बता देता हूँ। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में संपन्न हुआ। प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने तथा उनको आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है। यह 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछला 16वां सम्मेलन विश्व 21 में वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था, जबकि उससे पूर्व 15वां सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इस वर्ष 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का थीम जो था डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, यानी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज
प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते वर्ष विश्व 22 भारत के लिए अब तक का किस नंबर का सबसे ज़्यादा गर्म वाला वर्ष रहा? तो वह 5वां सबसे गर्म वाला वर्ष रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बीता वर्ष विश्व 22 भारत के लिए 1901 के पश्चात अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा। नेक्स्ट है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया? तो वह बेन स्टोक्स को दिया गया, जबकि इसमें मैं पहले आपको बता दिया था ये लिस्ट को। तो इसमें देख लीजिए, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के हैं, और उदीयमान खिलाड़ी के रूप में मार्को जैनसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 11वां विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वह पोलैंड में आयोजित की गई। पोलैंड की राजधानी वारसा है। 11वां विश्व शहरी मंच पोलैंड में आयोजित किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया और उनके सहयोगियों ने शहरी प्रकृति आधारित संसाधनों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया। प्रकृति आधारित समाधान का उद्देश्य शहरी प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ाने में सहायता के लिए उद्यमियों, सरकारी संस्थाओं और समान विचारधारा वाले संगठनों का एक समूह बनाना है। निम्नलिखित में से किस परिसर में संविधान पार्क विकसित किया गया? तो राजभवन जयपुर में संविधान पार्क विकसित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क को 9 करोड़ की लागत से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। हेनले पासपोर्ट के मुताबिक भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 85वां रैंक प्राप्त हुआ है। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की ताज़ा वर्ष 2023 की रैंकिंग ब्रिटेन की हेनले एंड पार्टनर्स शोध टीम, जिसे हेनले पासपोर्ट रैंकिंग भी बोलते हैं, द्वारा 2023 को जारी की गई हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में विश्व के 199 देशों में पासपोर्ट शामिल किया गया, जिसमें से भारत को 85वां रैंक प्राप्त हुआ। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान जापान व सिंगापुर के पासपोर्ट का है, जो विश्व के 193 देशों गंतव्य के लिए वीजा के बिना ही प्रवेश सुनिश्चित करता है। इस मामले में दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया का है, जबकि अफगानिस्तान का स्थान सबसे निचला 108 स्थान दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, चीन में किस वर्ष बाद जनसंख्या में पहली बार गिरावट आया? तो 1961 के बाद पहली बार गिरावट आया। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के अंत में मेनलैंड चीन की जनसंख्या 1.41 अरब थी, जो कि 2021 की तुलना में 2022 में 8 करोड़ 50 लाख की कमी आई। 8,50,000 की कमी आई। 1961 में पहली बार 2022 में यह गिरावट दर्ज की गई है। 1961 में चीनी जनसंख्या में गिरावट का कारण तत्कालीन राष्ट्रपति माओ त्से तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति को माना जाता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के दौरान भयंकर सूखे से लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसके बाद जनसंख्या में काफ़ी कमी आई थी। उसके बाद 2022 में पहली बार कमी आई है। तो धन्यवाद दोस्तों।